ओके, तो आज का चैप्टर आप लोग कह रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स पढ़ाओ, ठीक है ना। चैप्टर है 12। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नाम है भाई प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन। नाम सुना हुआ है, थोड़ा बहुत तो सुना होगा। परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, सुना है। और साथ में इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, मेरे ख्याल से ये हुआ गोलीय दर्पण, हुआ इसमें गोलीय दर्पण और लेंस। लेंस भी इसी चैप्टर में आएगा। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, लेंस क्या होते हैं, ये सारा इसी चैप्टर का पार्ट होंगे भाई, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। वैसे ही चैप्टर 12 है, बीच के अभी हमने कितने चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, सिर्फ 7। 7 और 5, 4 चैप्टर आप लोग मिस कर लो। आगे इसको चलो ये खत्म करेंगे, तब उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण और लेंस, तो सबसे पहला जो इसमें आर्टिकल है वो है प्रकाश का परावर्तन। पहला आर्टिकल है प्रकाश का परावर्तन। ये चौक सही नहीं चल रही है, प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझते हैं। परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट वाली चले नहीं रही, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा बहुत तो आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होती है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम प्रकाश का, यहाँ पे जो प्रकाश की बात करेंगे वो प्रकाश के किरण मॉडल की बात करेंगे, ठीक है ना। वैसे अब ये थ्योरी जो है एडवांस हो चुकी है और किरण मॉडल में काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी प्रकाश का किरण मॉडल, जो प्रकाश का जो शुरुआती परावर्तन अपवर्तन आप पढ़ोगे वो किरण मॉडल से ही पढ़ोगे। और प्रकाश का किरण मॉडल बोलता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में किरण के रूप में चलती है। एक तो किस में चलती है, सरल रेखा में चलती है और किरण के रूप में चलती है। और किरण जब हम बात करते हैं तो किरण क्या हुआ, किरण का मतलब है एक रे। इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है, कोई एरिया नहीं होता है, नो वॉल्यूम नो एरिया एंड नो मास। नो, न तो इसका द्रव्यमान होता है, ना आयतन होता है, ना क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो प्रकाश एक किरण के रूप में चलती है। इस मॉडल से हम किसकी बात करेंगे, और सीधी रेखा में चलती है, ठीक है ना। सीधी रेखा में जाएगी, ये हमेशा सीधी रेखा में चलेगी, ठीक है। और अगर इसके बीच में हम कोई अपारदर्शी पर्दा लगा दें, ये क्या है, अपारदर्शी पर्दा लगा दिया हमने। सपोज करिए कोई दीवार इसके रास्ते में आ गई, कोई किताब इसके रास्ते में आ गई, ठीक है ना। तो ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसको पार, ठीक है ना। लेकिन अगर पारदर्शी पर्दा है, ये पारदर्शी पर्दा है, अगर हम इसके मान, तो पारदर्शी पर्दे से ये क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात आती है कि पारदर्शी पर्दा और अपारदर्शी पर्दे के अलावा भी कुछ और चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जो कि प्रकाश को क्या करे, अपने मार्ग से, ये समतल जैसे कांच की प्लेट है, ठीक है। तो हो सकता है ये अपने मार्ग से इसमें विचलित हो, थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन उसको क्रॉस कर जाएगी। जैसे आप देखते हैं शीशे से जो है लाइट अंदर आ जाती है ना,
खिड़कियों पे दरवाजों पे जो शीशे लगे होते हैं उससे लाइट अंदर आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन आप दरवाजे और खिड़की जहाँ पे लोहे के बने हों या लकड़ी के बने हों तो वहां से भी अंदर आ सकती है, नहीं आ सकती, ठीक। या फिर बारीक छिद्रों से लाइट क्या हो सकती है, अंदर आ सकती है। तो यानी कि वायु में चल सकती है, निर्वात में चल सकती है, पारदर्शी पदार्थ से क्रॉस हो सकती है, लेकिन अपारदर्शी पदार्थ को या अपारदर्शी पर्दे को ये क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है। अब बात आती है कि प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ। अब हम चलते हैं अपने मॉडल पे, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि इसके साथ साथ इसके अलावा एक तीसरी चीज हम अगर लें कि हम प्रकाश को एक ऐसी सतह पे डालें भाई, प्रकाश किरण एक ऐसी सतह पे पड़े जो चमकीली हो, जो क्या हो, तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह पर अगर जो है प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह पर परावर्तित होती है, चमकीली सतह से मतलब है जिसके जैसे कांच है, जैसे हमारे पास शीशा है, सिंपली जिसको आप मिरर बोलते हैं, शक्ल देखने वाला शीशा होता है, एक छोटा सा शीशा लो और आप उस पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो उस पर डालो तो आप देखोगे कि वो दूर जाके चमकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक। जब प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, लेकिन विचलित होकर उसी माध्यम में लौट आती है, दूसरी तरफ नहीं जाती है। ध्यान रहे, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक, लेकिन उसी माध्यम में लौट आएगी भाई, दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, विचलित होकर उसी माध्यम में लौट आती है, उसी माध्यम में और इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आप फिगर से समझो कि सपोज के लिए ये कोई समतल पृष्ठ है, अभी हम गोलीय पृष्ठों की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे। ये मेरे पास कोई कांच का टुकड़ा है, समतल दर्पण है, समतल कांच का टुकड़ा है, ठीक है ना, और इसके एक सिरे पे पॉलिश कर दी गई, एक सिरे पे क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दी। अब क्या होता है कि कोई प्रकाश किरण इस पे तिरछी आपतित होती है। ये ध्यान रखना कि जब भी आप परावर्तन की बात करो तो प्रकाश किरण जो दर्पण है भाई या जो परावर्तक पृष्ठ है उस पर तिरछी आपतित होनी चाहिए। अगर वो 90 डिग्री पे आपतित होगी, 90 डिग्री के अलावा किसी भी अन्य कोण पर आप आपतित करोगे प्रकाश को गिराओगे, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्ट होगी। अगर आप ठीक 90 डिग्री पे आपतित करोगे तो वो उसी मार्ग पे क्या हो जाएगी, वापस जाएगी और आपको दिखेगा नहीं, दो अलग अलग किरणें नहीं दिखेगी, बल्कि आपको सिंगल एक किरण दिखेगी, ठीक है ना। तो अब जब प्रकाश, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसको क्या बोलेंगे, यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस फिगर से। इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ, जिसके एक तरफ पॉलिश हो रखी हो, एक तरफ क्या हो, चमकीला हो, ठीक है ना। अब क्या होता है, जो ये किरण आकर गिरती है इसको आपतित किरण बोलते हैं, आपतित प्रकाश किरण या इंसिडेंस रे, ठीक है। जिस बिंदु पे गिरती है इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात समझ में आ गई। आपतन बिंदु पर हम एक लंब खींच देते हैं तुरंत। अब आपतन बिंदु पे क्या खींचेंगे, यहाँ पे देखो एक परपेंडिकुलर पृष्ठ पर खींच देंगे, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, इसको अविलंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। और जब प्रकाश किरण किसी भी पृष्ठ पर तिरछी आपतित होती है तो अपने इसी माध्यम में किसी अन्य मार्ग पे चली जाएगी,
तो ये दूसरे मार्ग पे चले गए भाई। तो यहाँ से जाना था इसको, इधर जाना तो कहाँ था, इधर जाना था, लेकिन ये दूसरे मार्ग पे चले गई, ठीक है ना। और जो ये किरण गई इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण, ठीक है ना। इतनी चीजें समझ में आ गई, यही परावर्तन है। जब प्रकाश के, सिंपल शब्दों में समझो कि जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी चमकीली सतह पर गिरती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, इस पर गिरती तो अपने मार्ग से विचलित होते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। जो प्रकाश किरण आंख के पर्दे पे गिरती है उसको बोलते हैं क्या, आपतित किरण। जो दूसरी किरण जो जिस मार्ग पे जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे गिरती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, उस बिंदु पर खींचा गया लंब बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। अब देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, इसको आई लिखते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, और आई है, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, यानी कि आपतन कोण, इसको बोलते हैं हिंदी में आपतन। बात समझ में आ गई, आई क्या है। देखो, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को लिखते हैं आर, ठीक है ना। और यहाँ पे आर को बोलते हैं भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण, सिंपली परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या हुआ, देखो सारी चीजें क्लियर हो गई। आपतन बिंदु क्या हुआ, आपतित किरण क्या हुई, परावर्तित किरण क्या हुई, अभिलंब क्या हुआ, आपतन कोण क्या हुआ और परावर्तन कोण क्या हुआ। ये सारी बेसिक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ठीक है, कुछ पूछना है, बिल्कुल नहीं। अब जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा भाई, परावर्तन होगा, ये कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार होता है। उन नियमों को बोलते हैं परावर्तन का नियम, यानी कि रिफ्लेक्शन के दौरान, परावर्तन के दौरान जो प्रकाश की किरण है वो कुछ नियमों का क्या करती है, पालन करती है। और इन नियमों को बोलते हैं, इन नियमों को क्या बोलते हैं, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम है, लेकिन कभी कभी हम एक और नियम उसमें जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। परावर्तन का जो पहला नियम है वो कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होंगे। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों के तीनों समान तल में होते हैं, ये तीनों एक ही तल में होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों क्या होते हैं, याद रखना है ये चीजें, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी चीज, दूसरा जो नियम है वो बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इट मीन्स आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर, ठीक है ना। और तीसरी बात, जो तीसरी चीज है, तीसरी चीज यह है कि जो आपतित किरण है
देखो आपतित किरण और परावर्तित, जब परावर्तन होता है तो जो प्रकाश किरण है उसकी चाल भी अपरिवर्तित रहती है और उसकी आवृत्ति भी अपरिवर्तित रहती है। परावर्तन के पश्चात देखो परावर्तित किरण की चाल और आवृत्ति, चाल तथा आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित का मतलब बदलती नहीं है। किससे नहीं बदलती है? आपतित किरण से। देखो जो आपतित किरण की चाल होगी वही परावर्तित किरण की चाल होगी। जो आपतित किरण की क्या होगी, क्या होगी? आवृत्ति होगी। वही परावर्तित किरण की क्या होगी? आवृत्ति होगी। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन है। आई बात समझ में? ठीक है, कुछ पूछना है? बिल्कुल नहीं। अब क्या होता है कि इमेज का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का नेक्स्ट आर्टिकल आपके पास है कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं भाई। प्रतिबिंब का यानी कि इमेज कैसे फॉर्मेट होती है, किसके कैसे फॉर्म कैसे बनती है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो इमेज कैसे बनती है? किसी भी प्रकाश द्वारा। देखो सपोज के लिए आप शीशे के आगे खड़े हैं, आप शीशे के, आपको लगता है कि मैं शीशे के पीछे भी खड़ा हूं, लगता है, ठीक है। तो वो इमेज कैसे बनती है? या जैसे अगर आप सपोज के लिए दर्पण है, गोलीय दर्पण है, अगर आप समतल दर्पण न लें तो गोलीय दर्पण है। आपने देखा होगा, आपने मिरर हाउस देखा होगा कभी? मिरर हाउस देखा है? नहीं देखा? मिरर हाउस क्या होता है? उसमें वैसे बच्चों के लिए होता है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बच्चे नहीं रह गए, ठीक है। तो होता है क्या कि मिरर हाउस में अलग अलग शेप की, अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रॉपर्टीज के मिरर्स लगे होते हैं, ठीक है ना। आप किसी मिरर के आगे जाओगे, आपको लगेगा बिल्कुल मेरे बराबर आदमी इस मिरर के पीछे खड़ा, तो समतल दर्पण होगा, सिंपल। आप किसी मिरर के आगे जाओगे तो आपको लगेगा मैं पेड़ के बराबर लंबा दिख रहा हूँ, ठीक है। किसी मिरर, दूसरे मिरर के आगे जाओगे आप लोगोगे मैं बौना दिख रहा हूँ। किसी मिरर में जाओगे तो आप लगोगे कि मैं इतना मोटा हूँ कि पूरा क्षेत्रफल घेर रहा हूँ। किसी मिरर में आप जो है बिल्कुल पतले दिखोगे। तो वो सारी इमेजेस कैसे बनती हैं? इमेजेस कैसे बनती है भाई? इमेजेस तब बनती है जबकि प्रकाश की दो या दो से अधिक प्रकाश की परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें एक दूसरे से मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। इमेज कैसे बनती है? कि जब कब बनती है इमेज? प्रतिबिंब तब बनता है जब आपतित या जब परावर्तित या अपवर्तित, अभी अपवर्तन नहीं बताया लेकिन हम यहाँ पे अपवर्तित शब्द का भी यूज करेंगे। अपवर्तित किरणें परस्पर मिलती हैं, क्योंकि इससे भी इमेज बनेगी, अपवर्तन से भी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। इसलिए हम अपवर्तित शब्द का भी यूज यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अपवर्तन हमने भी बताया नहीं इससे पहले। तो जब परावर्तित या अपवर्तित किरणें मिलती हैं, जरूरी नहीं कि मिलती है, जरूरी नहीं कि ऐसा भी मिरर आ सकता है जो कि किरणों को बाहर की ओर फैला दे, तो वो फिर कहाँ मिलेंगे? या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो क्या बनता है? तो वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है भाई। जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें एक दूसरे से मिलती हैं या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, तो प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब जब बनता है तो हमने यहाँ पे दो शब्द यूज किए, या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। दो अलग अलग चीजें हैं, या तो मिलेंगी, देखो ये किरणें, या तो ये क्या हो रही है? मिल रही है, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होंगी। देखो अगर सपोज के लिए ये एक किरण है मेरे पास और ये दो परावर्तित किरणें हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आगे जाके कहीं मिल जाएंगी। लेकिन अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, अब किरण आगे बढ़नी है, किरण पीछे को नहीं बढ़ती, ध्यान दें, ठीक है ना।
तो हाइगेंस की जो थ्योरी है इसके बाद जब आप पढ़ोगे वो पीछे वाले को क्या कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता। तो किरण हम ये मानते हैं किरण क्या जाती है सिर्फ आगे की ओर। लेकिन देखो अगर ये दो किरणें परावर्तन के पश्चात फैल रही है ना, तो आगे जाके इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी, तो कहीं मिलेंगे नहीं। या समांतर जा रही है तो समांतर भी कहीं मिलेंगे नहीं। तो सपोज के लिए मैं ये मानता हूँ कि ये आगे की ओर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ते हुए माने, सिर्फ माने, एक्चुअल में नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि वो मिलती हुई प्रतीत मानी जाएगी। अब क्या होता है कि जब किरणें वास्तव में मिलती है, अब जो आपके प्रतिबिंब होते हैं भाई, दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक तो वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, नंबर फर्स्ट वास्तविक, यानी कि ये बनती है रियल इमेज। अब रियल इमेज कैसे बनती है, रियल इमेज तब बनती है कि जब जो किरणें हैं भाई, परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें, वो वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, एक दूसरे को काटती है, और उस इमेज को आप पर्दे पे ले सकते हैं भाई। कोई भी आपने पर्दा लगाया, उस इमेज को उस पर्दे पे फॉर्म कर सकते हो आप, ठीक है। तो किरणें वापस में ये जो परावर्तित या अपवर्तित किरणें वास्तव में मिलती है, वास्तव में। और ध्यान रहे कि जब वास्तव में मिलेंगी तो जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, उसको हम कहाँ पे ले सकते हैं, पर्दे पे ले सकते हैं। जो इमेज बनेगी, इमेज यानी कि प्रतिबिंब, पर्दे पर लिया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं भाई क्या, इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे कि अगर परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें आपस में मिलती हैं, ठीक है, वास्तव में एक दूसरे से मिलती है, तो वहां पर जहां मिलान बिंदु है, जहां मिलने का स्थान है, उस स्थान पर क्या बनेगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। उस प्रतिबिंब को हम क्या लेंगे, पर्दे पे ले सकते हैं। और इसके विपरीत जो नंबर दो क्या बोला था, पहला तो वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब, दूसरा आभासी। आभासी का मतलब होता है इमेजिनरी या वर्चुअल, इसको बोलते हैं इमेजिनरी या वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब भी आभासी होता है, वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी और वर्चुअल, ये बिल्कुल वही है, जो परिभाषा वही है। लेकिन इसमें सिर्फ क्या होगा कि जो प्रतिबिंब है भाई, जो प्रतिबिंब है वो वास्तव में नहीं मिलेगा, उसको पर्दे पे नहीं लिया जा सकेगा, और किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, चाहे वो किरणें परावर्तित किरणें हों, परावर्तित या अपवर्तित किरणें मिलती प्रतीत होंगी, मिलती मिलेंगे नहीं, वास्तव में मिलेंगे नहीं, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होंगी। और इस प्रकार के प्रतिबिंब को आप पर्दे पे नहीं ले पाओगे। बात समझ में आ गई। तो इसको बोलते हैं क्या, इमेजिनरी इमेज और वर्चुअल इमेज। अगली बात समझ में, कुछ पूछना है किसी को, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इमेजेस कैसे बनती हैं, और इमेजेस कितने प्रकार की होती, हो गया। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। बिल्कुल नहीं, मिटा दूं मैं इसको, ठीक है। तो जो बेसिक चीजें हैं भाई, देखो सबसे पहले चीज तो आपको यही याद रखनी है, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों को क्लियर करो, ठीक। आगे तभी बढ़ पाओगे जबकि बेस क्लियर होगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास,
वो है भाई गोलीय दर्पण। नेक्स्ट आर्टिकल है, हाँ, गोलीय दर्पण ही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, गोलीय का मतलब, स्फेयर का मतलब होता है क्या, गोला। कहीं रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है कि अगर हम एक खोखला गोला लें भाई, एक क्या ले लें, खोखला गोला ले लें। ये खोखला गोला है, कांच का, सपोज के लिए, मैक्सिमम कांच के ही बनते हैं दर्पण, ठीक है ना। अगर हम एक खोखला गोला लें और उस गोले का कोई पार्ट ले लें, कोई छोटा सा क्या ले लें, टुकड़ा ले लें। देखो इस गोले का मैंने एक टुकड़ा ले लिया, ए और बी, एक टुकड़ा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जो है किसी भी खोखले गोले के भाग होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, ये होते हैं खोखले गोले के भाग, यानी कि पार्ट्स ऑफ ए होलो स्फीयर। पार्ट्स ऑफ होलो स्फीयर। गोलीय दर्पण जो है खोखले गोले के क्या होते हैं, सिंपल सी परिभाषा है, एक लाइन की परिभाषा है, याद रहेगी। अब इस भाग को हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। अब ये तो गोला है, ठीक ना, पारदर्शी होगा कांच का। अब हमने इसको हमने क्या कर दिया कि अंदर की ओर पॉलिश कर दी, यानी कि गहरे भाग पे पॉलिश कर दी। और दूसरा पार्ट मैंने ये वाला लिया है, देखो सी और डी, दो पार्ट में इसी गोले के ले रहा हूँ, अलग अलग गोले की भी जरूरत नहीं है। और इसके मैंने इधर पॉलिश कर दी, ऊपरी भाग पे क्या कर दिया, पॉलिश कर दी। ये पॉलिश है, अपारदर्शी पॉलिश, और ये अंदर की ओर पॉलिश। एक बार जो है ऊपरी भाग पे पॉलिश की, एक बार क्या किया, गहरे भाग पे पॉलिश की। तो ये कैसे दिखेंगे, ये ऐसे दिखेंगे भाई, ऐसे दिखेगा। ये वाला हिस्सा ये ऐसे दिखेगा, और ये वाला कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। तो अब ये जो इसका ये वाला ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, और जो दूसरा गोला है उसके लिए ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। ये परावर्तक पृष्ठ यानी कि जिसपे पॉलिश न की गई, ठीक है। अब जिस गोले के गहरे भाग पे जिस गोले के गहरे भाग पे पॉलिश है, या जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और जिसके गहरा भाग क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, या उभरे तल पर क्या हो, पॉलिश हो, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार में मैंने आपको बता दिए साथ साथ। कॉनकेव लेंस, नहीं मिरर, सॉरी लेंस तो भी आया नहीं। एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स का मतलब है कि जो इसका परावर्तक पृष्ठ होगा वो उभरा हुआ होगा, ठीक है ना। और कॉनकेव का मतलब है जो इसका परावर्तक पृष्ठ होगा वो क्या होगा, अंदर की ओर गहरा होगा। एक के ऊपरी तल पे क्या होगा, पॉलिश होगी, तो दूसरे के गहरे तल पे क्या होगी, पॉलिश होगी। आगे बात समझ में। उत्तल दर्पण क्या हुआ, अवतल दर्पण क्या हुआ, आगे बात समझ। तो गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण साथ साथ गोलीय दर्पण
और गोलीय दर्पण तथा उसके प्रकार। साथ में मैंने उसके प्रकार भी आपको बता दिए कि दो प्रकार के गोलीय दर्पण होंगे, एक तो अवतल और एक उत्तल। ठीक है ना। आगे बात समझ में कुछ पूछना किसी को? सिंपली हमें क्या करना है कि एक खोखला गोला लेना है, खोखले गोले का कोई भी पार्ट क्या कर देना है, काट देना है, और उसके एक पृष्ठ पर क्या कर देना है, एक और क्या कर देना है, अपारदर्शी पॉलिश कर देनी है। ठीक है ना। अगर आपने गहरे भाग पे अपारदर्शी पॉलिश कर दी तो उत्तल दर्पण बन जाएगा, और गहरे भाग ऊपरी भाग तल पे कर दिया तो क्या बन जाएगा, अवतल बन जाएगा। बात समझ में आई? जो अब इसकी प्रॉपर्टी आगे चल के बताएंगे, कौन सा रियल इमेज बनाएगा, कौन सा वर्चुअल इमेज बनाएगा, या फिर बाकी चीजें जो भी होंगी। अब हमारे पास आते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं भाई, कुछ बेसिक चीजें हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कुछ विशेष पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, कुछ विशेष परिभाषाएं हैं और गोलीय दर्पण से संबंधित है। तो सबसे पहला जो परिभाषा आती है भाई वो आता है गोलीय दर्पण का ध्रुव। नंबर फर्स्ट है गोलीय दर्पण का ध्रुव। ध्रुव का नाम सुना? पोल, पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण का। अब ध्रुव का नाम सुना हुआ आप लोगों ने? कौन है ध्रुव? कौन था ध्रुव? हाँ, ध्रुव तारे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका बेटा था ध्रुव, है भाई। चलो, रहा होगा किसी ऋषि का, नहीं कहानियों में तो ऐसे बोलते, लेकिन वास्तव में ध्रुव किसी ऋषि का बेटा एक तारा कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है कि नहीं? है संभव। अब किसी कहानियों वो अलग चीज है, लेकिन वास्तव में ध्रुव का मतलब होता है, पोल का मतलब होता है, ध्रुव का पर्यायवाची है अटल। ध्रुव तारा क्यों बोलते हैं उसको? सारे तारे अपनी प्लेस चेंज करते हैं, ध्रुव तारा अपनी जगह पर रहता है, ठीक है ना। और इसीलिए यहाँ भी ध्रुव का इस्तेमाल किया गया, पोल का इस्तेमाल किया गया कि ध्रुव, अटल का मतलब है स्थिर, जो कभी भी नहीं बदलता है। तो गोलीय दर्पण में भी एक ऐसा पॉइंट होता है जो कभी नहीं बदलता है, और उसके परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है वो हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है, और उस बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो जो परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो परावर्तक पृष्ठ, जैसे हमने एक किया है, ये कैसा दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, ये वाला, और इसका मध्य बिंदु क्या है भाई, ये P, ठीक है। और दूसरा दूसरा ये दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, ये है, तो इसका मध्य बिंदु क्या है, इसको P लिखते हैं, P फू पोल, पोल माने ध्रुव, तो ये ध्रुव है, ये इसका मध्य बिंदु क्या है, ध्रुव, और ये भी इसका क्या है, ध्रुव। अब कैसे पहचानेंगे कोई बिंदु, एकदम मध्य बिंदु ये तो ना पाएंगे हम स्केल से, ठीक है। जो प्रकाशिक स्टाइल है, प्रकाश के द्वारा हम कैसे पहचानेंगे कि इसका ध्रुव है, तो उसके लिए एक तरीका है कि परावर्तक पृष्ठ से गुजरने वाला कोई भी प्रकाश किरण, परावर्तक पृष्ठ से गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो उसी मार्ग पे वापस लौट आती है भाई, उसी मार्ग पे क्या आती है, यानी कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एक ही होती है। इसके लिए परावर्तित किरण भी वही है और अपवर्तित किरण भी क्या है,
वही है, तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। देखो ये परावर्तित किरण गई और ये अपने ही मार्ग से वापस लौटा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है भाई, यानी कि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों क्या है, कितने डिग्री है? 90 है, जीरो है, यानी कि आई भी जीरो और आर भी जीरो, आई भी जीरो और आर भी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई। दूसरी जो परिभाषा है वो है भाई वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पणों के वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVETURE, कर्वेचर, सेंटर ऑफ। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि गोलीय दर्पण हमेशा किसी न किसी गोले के क्या होते हैं, गोले से काटे जाते हैं। तो गोला जब काटा जाएगा, जो गोला होगा इसी के भाग होंगे ना, गोले दर्पण किसके भाग होंगे, किसी न किसी गोले के भाग होंगे। देखो ये गोला है, ये क्या है, होलो स्फीयर है। अब इस पे आपने एक बार पॉलिश इधर को कर दी, इस वाले हिस्से पे आपने एक भाग काटा ए बी, ये कैसा दर्पण बन गया, कैसा दर्पण बना। और दूसरा भाग काटा आपने इसका सी और डी, और इसके बाहर पॉलिश कर दिया आपने, तो ये क्या बना, एक उत्तल दर्पण बन गया, एक अवतल दर्पण बन गया। अब देखो इसका ध्रुव P यहां पे होगा होगा और इसका ध्रुव P यहां पे होगा, ठीक है। अब इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा भाई, ये गोले का केंद्र है, गोले का, अब गोला है तो उसका केंद्र तो होगा ही होगा, सेंटर होगा नहीं होगा। अब जब गोले का केंद्र होगा तो गोले का जो केंद्र होगा वही इन दोनों का भी केंद्र होगा, वर्चुअली होगा भले, ठीक है। तो जो गोले का केंद्र है भाई, देखो परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है कि गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसी को यहाँ पे हम दर्पणों का क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई। तो परिभाषा क्या लिखोगे आप, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर? आ गई बात समझ में? तीसरी परिभाषा है मुख्य अक्ष। तीसरी परिभाषा जो आपको याद रखनी है, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष, यानी कि अब एक परिभाषा दूसरे से जुड़ी हुई है, मेन एक्सिस AXIS। हर परिभाषा अपनी पिछली वाली परिभाषा से जुड़ी हो, ठीक है ना। अब मुख्य अक्ष क्या होता है कि किसी भी गोले के केंद्र को, किसी भी गोले के या सॉरी किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र को O लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, O, तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा। तो जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाएगी वो सरल रेखा, वो क्या कहलाएगी, दर्पण का केंद्र कहलाएगी, ठीक है। अब देखो अगर हम फिगर से देखें, ये कैसा लेंस है भाई, कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब देखो इसका केंद्र की तरफ होगा, इसके लिए हमें एक इस गोले को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। इमेजिनरी रूप से हमें एक गोला मानना पड़ेगा, उसका केंद्र हो गया O और इसका जो ध्रुव हो गया भाई P, ये रेखा ये कहलाती है क्या, मुख्य अक्ष। अगर हम अवतल दर्पण लेते, अगर हम क्या लेते,
अवतल दर्पण लेते तो इसका ध्रुव होता P, और एक इमेजिनरी गोला तो बनाना ही पड़ेगा भाई। इसका केंद्र होगा O। ये रेखा जो है ये कहलाएगी क्या? मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई। मुख्य अक्ष क्या हुआ? मुख्य अक्ष हुआ किसी भी गोले के, किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस, जो भी बोलना है। ठीक है, वक्रता केंद्र बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आएगा वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट आएगा, ये रेखा सीधे आगे तक जाएगी है, ऐसे नहीं कि ये रेखा ये वाली रेखा ये पूरी आगे तक बढ़ेगी। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या नेक्स्ट आएगी। वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ वक्रता त्रिज्या क्या होती है? 1 2 3 चौथा है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है भाई? गोलीय दर्पण, सिंपल परिभाषा है, वैसे ही परिभाषा जैसे हमने वक्रता केंद्र की दी थी। ठीक है ना? तो वो जो वो गोलीय दर्पण है भाई, गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले के भाग होंगे, उस गोले की जो त्रिज्या होगी उसको बोलेंगे क्या? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का मतलब है कि गोलीय दर्पण जिस गोले के क्या होंगे? भाग होंगे, उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी? गोलीय दर्पण। या आप कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी। आसान है, सबसे आसान परिभाषा तो यही है कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाएगी? ये वक्रता त्रिज्या। लेकिन ध्रुव तक की दूरी चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस से मेल करती है, तो इसलिए हम परिभाषा में बोलते हैं कि ये वाली दूरी भाई, वक्रता ये वाला, इसको कैपिटल आर लिखते हैं और इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। जैसे ये कहीं भी बढ़ा सकते हैं, कोई भी त्रिज्या हम कहीं भी दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं इसकी, तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या और इसको लिखते हैं कैपिटल आर। परिभाषा याद हो गई कि गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग होंगे उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्लियर हो गई कि नहीं हुआ? हो गया। मुख्य अक्ष में बता चुका हूं, अब इसका मुख्य फोकस या फोकस दूरी नंबर नेक्स्ट है। मुख्य फोकस कौन सा वाला? 5वां। 1 2 3 4। मुख्य फोकस या फोकस भी बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है भाई? कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होते हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या लिखोगे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें। देखो ये ध्रुव है, ये कैसा लेंस है भाई? अवतल, तो इसका केंद्र यहां होगा, ये मुख्य अक्ष होगा, इसका इधर ही को होगा ना। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, अगर ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये यहां से क्या होगी? जिस बिंदु पर मिलेंगी, जिस बिंदु पर अवतल दर्पण में मिलेंगी, अवतल दर्पण में मिल रही है ना, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण में क्या होगा? देखो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण थोड़ा सा अलग होगा ना, इसका ध्रुव P यहाँ पे होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये O यहाँ होगा, मुख्य अक्ष ऐसे होगा। अब क्या होगा?
ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये वाली प्रकाश किरण भी मुख्य अक्ष की आई, समांतर आई, और ये बाहर की ओर फैलती है, ये भी बाहर की ओर मुड़ेंगी और ये वाली भी, ये परावर्तित किरणें हो जाएंगी। देख रहे हैं? अब ये दो किरणें कहीं मिलेंगे आपस में, इधर जाएंगी उधर जाएंगी, दोनों का रास्ता अलग अलग, क्यों? तो लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो यहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी भाई, कैपिटल एफ, इस बिंदु को भी बोलते हैं कैपिटल एफ। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में, कोष्टक में क्या लिखोगे? अवतल दर्पण में, या मिलती हुई प्रतीत होती है, कोष्टक में क्या लिखोगे? उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे या फोकस बोलेंगे। सिंपली क्या बोलेंगे? सिंपली क्या बोलेंगे? फोकस बोल दो। अगली बात समझ में, इसको कैपिटल एफ से प्रकट करते हैं। इसे प्रकट करेंगे कैपिटल एफ से। और नंबर नेक्स्ट और लास्ट मेरे ख्याल से फोकस दूरी, या फोकल डिस्टेंस बोलते हैं, एफ ओ, फोकल डिस्टेंस। परिभाषा सिंपल है और चित्र भी यही है। देखो, ध्रुव से और मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, यानी कि पी एफ, एफ बी, पी एफ को क्या बोलते हैं भाई? सिंपल इतना याद रहेगा। पी एफ का मतलब क्या है? पी फॉर पोल, एफ फॉर मुख्य फोकस, या पॉइंट ऑफ, फोकल पॉइंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, फोकल पॉइंट। तो मुख्य फोकस से और ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। और इस फोकस दूरी को स्मॉल एफ लिखते हैं। इस फोकस दूरी को क्या लिखते हैं? तो ये भी स्मॉल एफ हो जाएगा, यहाँ पे ये पी एफ क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ, यहाँ पे पी एफ क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ। परिभाषा आ गई, बात समझ में आ गई? मुख्य फोकस क्या हुआ, फोकस दूरी क्या हुआ, वक्रता केंद्र क्या हुआ, कि नहीं आए? किसी में कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं। तो आज के लिए इतना बहुत है। बेसिक चीजें आप क्लियर कर लो, ठीक है ना? आगे कल से इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएं, ठीक।